So दोस्तों फाइनली द नोटिफिकेशन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम हैज़ बीन पब्लिश्ड। 26 जुलाई 2024 से लेकर 17 अगस्त 2024 के रात 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 तारीख है लास्ट डे ऑफ पेमेंट। उसके बाद 27 अगस्त और 28 अगस्त 2 दिन आपको समय मिलेगा जिसमें कि एसएससी करेक्शन विंडो खोलेगी सो दैट आपकी जो भी एरर्स हैं फॉर्म में या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। ठीक है। द गुड न्यूज़ इज़ कि वैकेंसीज बहुत अच्छी आई हैं इस बार। देयर आर 2006 अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज जो कि आई एम श्योर कि विथ टाइम बढ़ेंगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट होगा वैकेंसीज विल डेफिनेटली इंक्रीज। दो बातें होती हैं जो इस एग्ज़ाम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नंबर वन, इट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। You just need to be 12th पास to apply for this एग्ज़ाम। 12th पास होकर आप एक 4600 ग्रेड पे की जॉब या 4200 ग्रेड पे की जॉब या 2400 ग्रेड पे की जॉब आप हासिल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर्स क्लियरिंग 2 स्टेजेस ऑफ दिस एग्ज़ाम। जो कि सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस एग्ज़ाम की। काफ़ी छोटा एग्ज़ाम होता है ये, सिर्फ 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम खत्म हो जाता है अनलाइक एसएससी सीजीएल जिसमें कि कई सारी स्टेजेस होती हैं। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी जिसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और उसके बाद एक होता है स्किल टेस्ट जिसमें कि आपको स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देना होता है। 2 कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स या 2 कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होता है ये। एक होती है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जॉब, एक होती है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जॉब। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जॉब इज़ अ ग्रुप बी जॉब। ग्रुप बी जॉब का मतलब आप आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि लेवल 7 जिसको कि 4600 ग्रेड पे बोलते हैं और लेवल 6 जिसको कि 4200 ग्रेड पे बोलते हैं। और एक होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जिसको कि लेवल 4 की जॉब होती है यानी 2400 ग्रेड पे की जॉब। हर पर्टिकुलर ग्रेड में क्या सैलरी होती है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। गुड न्यूज़ यही है कि वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आई हैं इस बार इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। आप अगर 2022 को एक हटा दें जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 3900 वैकेंसीज आई थी ग्रेड सी एंड ग्रेड डी कंबाइन, उसके अलावा बाकी के पिछले 4-5 सालों में इतनी वैकेंसीज कभी भी नहीं आई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ओके, अगर आप बात करें 2023 की तो देवर ओनली 1200 वैकेंसीज। 2021 में देवर ओनली 1400 समथिंग वैकेंसीज। फिर 2020 में देवर ओनली 850 वैकेंसीज। सो दोस्तों कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन के और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छी आई इस बार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ कि आपको 12th पास होना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यही है कि 26 जुलाई से फॉर्म शुरू हुए हैं, 17 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 27 अगस्त और 28 अगस्त 2 दिन आपको करेक्शन विंडो मिलेगी। फिर द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने रेस्पेक्टिव रूल्स हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशन वो सारे रूल्स इस एग्ज़ाम में भी अप्लाई होंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर अगर एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स। फिर विमेन SC ST पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनके लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं छोटी सी, वो आप समझ लीजिए। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं टू फिल द फॉर्म। फिर जैसे कि एक एग्ज़ाम होता है, एक डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उसमें सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स ही एलिजिबल होते हैं टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, चाहे वो ग्रेड डी पोस्ट हो या ग्रेड डी कैटेगरी स्टेनोग्राफर हो या ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग एज। अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो योर एज लिमिट शुड बी विद इन 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स, और अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो योर एज लिमिट शुड बी फ्रॉम 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स। चूँकि 12th ही क्वालिफिकेशन मांगी जाती है इस एग्ज़ाम के लिए, तो जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो रखी गई है 17 अगस्त, यानी कि जो लास्ट डेट है ऑफ फिलिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर्म। 17 अगस्त 2024 से पहले या 17 अगस्त 2024 तक आपकी 12th की मार्कशीट या 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेम गोज विद द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ SC ST एंड OBC या EWS। 17 अगस्त 2024 तक आपका वो सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन इन द नोटिफिकेशन वो सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर से समझिए इस बात को,
पहले ऐसा होता था कि जैसे हम मान लीजिए अगर एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब तक हम वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, या फिर अगर हम वो सर्टिफिकेट उस दिन का प्रोड्यूस करें जो 17 अगस्त के बाद बनवाया हो मैंने या 17 अगस्त के बाद इशू हुआ हो, तो आप ये समझिए हमारा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि अगर हम एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और हम रिक्विजिट फॉर्मेट में या रिक्विजिट डेट के पहले, कट ऑफ डेट के पहले तक का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो हमको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब होता यह है कि एसएससी पूरा का पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, वो बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिपेयर नहीं हो पाएगा या इशू नहीं हो पाएगा, तो मेरी सलाह मानिए आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरिएगा, उस पर्टिकुलर कैटेगरी से फॉर्म मत भरिएगा। फिर जैसा कि मैंने एज क्राइटेरिया के बारे में आपको बताया, 18 से लेकर 30 साल तक के लोग ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 से लेकर 27 साल की एज के लोग ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट टू कैलकुलेट द एज इज़ 1 अगस्त 2024। अगर इजी शब्दों में कहें तो फॉर ग्रेड सी आपको एलिजिबिलिटी तब है आपकी जब आप 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2006 तक के बीच में पैदा हुए हों, और ग्रेड डी के लिए आप तब एलिजिबल हो जब आप 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 तक के बीच में पैदा हुए हो। तो ये तो बात हो गई एज की। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन बेनिफिट जो भी आप अवेल करना चाहते हो वो सर्टिफिकेट आपके 17 अगस्त या उससे पहले तक के प्रिपेयर होने चाहिए, इशू हो जाने चाहिए। उसके बाद के सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। सो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। 2 टियर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, उसी में सारा टेस्ट होगा। 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स की वैल्यू कैरी करते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का वेटेज होता है। हर क्वेश्चन के पास 2 घंटे का समय दिया जाता है। 3 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम डिवाइडेड होता है। वो 3 सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। द रीजन इज 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। फिर उसके बाद रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, और जीएस के 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। जो डिटेल सिलेबस होता है उसको समझने के लिए और जानने के लिए ये वीडियो काफ़ी नहीं होगी, इस वीडियो में नहीं बनाया जा सकता, तो उसके लिए आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए इस नोटिफिकेशन के पेज 15 पे एसएससी ने बताया है एक इंडिकेटिव सिलेबस क्या है इस एग्जाम के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकली एट पेज 15 आप सिलेबस पढ़िए और समझिए। फिर उसके बाद चूंकि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है। 1:4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके 4 आंसर्स जब गलत हो जाएंगे तो एक सही आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। या फिर और आसान शब्दों में कहें तो हर गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर ओरिजिनल स्कोर कार्ड। फिर उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सिलेबस समझने के लिए पेज 15 ऑफ दिस नोटिफिकेशन पे जाके उसको पढ़ें अच्छे से। इन द मीन टाइम आई विल कम अप विथ मोर वीडियोज जिसमें कि मैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, और हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकें उसके बारे में भी बात करेंगे। याद रखिए दोस्तों, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हमारी मेंटेलिटी और हमारा माइंडसेट यही होना चाहिए कि हम टॉप मोस्ट पोस्ट कैसे हासिल करें उस एग्ज़ाम की। वो हासिल करने के लिए यहाँ पे जो कि होती है ग्रेड सी की 46 स्टैंडर्ड ग्रेड पे पोस्ट, वो हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम किसी भी हाल में 160 से ऊपर मार्क्स स्कोर करें। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से समझेंगे, इस एग्ज़ाम में स्कोर कैसे करना है वो चीज़ अच्छे से समझेंगे। उसके लिए आई विल कम अप विथ मोर वीडियोज़ डे आफ्टर डे। फिर दोस्तों, एज फार एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज कंसर्न, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी ही करवाती थी। जब आपका स्किल टेस्ट होता था उस समय आप जब जाते थे एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती थी। बट अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वंस यू गेट सिलेक्टेड आपका डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखे जाएंगे कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं हैं, और अगर नहीं होंगे या उस फॉर्मेट में नहीं हुए जिस फॉर्मेट में एसएससी को चाहिए, या उस कट ऑफ डेट से बाद के इशू हुए और पहले के नहीं हुए, तो उस केस में आपका कैंडिडेचर विल बी इन डेंजर। फिर एक बार फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर में क्या होता है ये आप समझिए।
सेकेंड टीयर में देर इज अ स्किल कॉल्ड एज स्टेनोग्राफी, उसका टेस्ट होता है। आसान शब्दों में अभी समझते हैं फिलहाल के लिए, टू अंडरस्टैंड स्टेनोग्राफी इन डिटेल और कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। ओके, आप अभी के लिए आप ये समझ लीजिए स्टेनोग्राफी एक स्किल होती है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट हैंड एंड ट्रांसक्रिप्शन। शॉर्ट हैंड बेसिकली होता क्या है कि जो हम लोग बोलते हैं, ऑब्वियसली जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, सपोज करिए ये स्पीड है 1 मिनट में 80 वर्ड्स की, यानी हम 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे बोल रहे हैं। तो ऐसे में इन द ह्यूमन लिमिट्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको लिख सकें उसी स्पीड में जिस स्पीड में कोई इंसान बोल रहा है। उस स्पीड में लिखने के लिए स्टेनोग्राफी का यूज़ किया जाता है थ्रू सर्टेन सिंबल्स, फोनेटिक्स और कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ डिज़ाइंस होती हैं, कर्व्स होते हैं, उनकी मदद से, कुछ स्ट्रोक्स होते हैं, उनकी मदद से हम किसी भी डिक्टेशन को उस स्पीड में लिख सकते हैं इन विच द डिक्टेशन इज ओरिजिनली बीइंग गिवन। ओके, एज फार एज दिस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, 2 स्पीड में टेस्ट होता है। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर्स के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड में टेस्ट होगा। ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में टेस्ट होगा। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो या हिंदी स्टेनोग्राफर। अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो तो आपका ग्रेड सी एग्ज़ाम जो होगा वो 100 वर्ड्स पर मिनट में होगा, जिसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 1000 वर्ड वो लोग बोल देंगे एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सेम गोज फॉर हिंदी ऑल्सो, बट हिंदी में जो टाइम दिया जाएगा वो ज़्यादा होता है। हिंदी में आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 55 मिनट्स फॉर ग्रेड सी स्टेनोग्राफर। अगर अब हम लोग बात करें ग्रेड डी स्टेनोग्राफर्स की, तो वहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में डिक्टेशन होगा फॉर 10 मिनट्स, जिसमें टोटल 800 वर्ड्स बोले जाएंगे। टू ट्रांसक्राइब देम इन इंग्लिश आपको समय मिलेगा 50 मिनट्स का, और हिंदी में करने के लिए आपको 65 मिनट्स का। याद रखिए दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म आपके लिए फिल कर रहे हो, बहुत केयरफुली चूज़ करिए कि आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी में टेस्ट देंगे या हिंदी स्टेनोग्राफी में टेस्ट देंगे। एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया, फिर आपको उसी पर्टिकुलर मीडियम में स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, मीडियम चेंज नहीं होता। एक और कंडीशन होती है एसएससी की, वो ये होती है कि जैसे सपोज करिए मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी से अगर सेलेक्ट हुआ हूँ, तो आफ्टर ज्वाइनिंग इन माय डिपार्टमेंट मुझे प्रोबेशन पीरियड से पहले दूसरी लैंग्वेज यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफी में भी स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस बात को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, कई जगह वो इतना सीरियसली फॉलो नहीं होता है। ये सारी बातें मैं जब स्टेनोग्राफी डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब आपसे बताऊंगा। ठीक, फिर दोस्तों आप बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी की। तो सैलरी आप ये मान के चलिए कि अगर आप ग्रेड सी स्टेनोग्राफर में सेलेक्ट होते हो, जो कि 2 कैटेगरीज के लिए होता है, यानी 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे। तो 4600 ग्रेड पे ये मान लीजिए अगर आप एक्स सिटीज़ में पोस्ट किए जाते हो, एक्स सिटीज़ यानी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर पुणे या फिर हैदराबाद, तो ऐसी सिटीज़ में आपकी स्टार्टिंग सैलरी ऑन दिस डे वो बनेगी लगभग 85,000 या 90,000। फिर आप अगर 4200 ग्रेड पे में सेलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी बनेगी अप्रॉक्सीमेटली 80,000 तक। ये मैं ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। आपकी नेट सैलरी जो होती है आफ्टर डिडक्शंस वो कुछ और ही होती है, तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप एक्चुअली में सैलरी रिसीव करोगे। फिर अगर हम लोग ग्रेड डी स्टेनोग्राफर की बात करें, चूंकि वो 2400 ग्रेड पे होता है, तो किसी भी एक्स सिटीज़ में ग्रेड डी स्टेनोग्राफर की स्टार्टिंग सैलरी होगी, आप ये मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ ग्रॉस। ओके, फिर ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बेसिकली ये पोस्ट होती क्या है। वंस यू गेट सेलेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम, आपका काम क्या रहेगा। तो जो पोस्ट आपको मिलेगी वो होती है पर्सनल असिस्टेंट या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। ओके, काम इनका ये होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ आप अटैच किए जाओगे, और उनका जो डिक्टेशंस होते हैं या जो उनकी लेटर ड्राफ्टिंग होती है या अगर कोई मीटिंग अरेंज करना होता है तो वो फिर आपको ही करना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, हर इंपॉर्टेंट ऑफिसर के साथ कुछ ना कुछ स्टाफ अटैच किए जाते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री भी जो हैं उनके साथ भी उनके कुछ पर्सनल स्टाफ अटैच किए जाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि वो लोग एक IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स होते हैं और काफ़ी सीनियर रैंक के होते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज
अच्छी आई हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी 12th क्लियर किया है, या इवन वो लोग जो काफ़ी समय से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट फॉर वन रीज़न और अदर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। चूँकि इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ आज ही से अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए।